आज हम पढ़ने जा रहे हैं ना चैप्टर फर्स्ट क्लास 9 का सिविक्स का व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है और क्यों है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ना डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी के साथ में कि डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अच्छा, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद होगा क्या, सबसे पहले तो दिमाग में ये आता है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं डेमोक्रेसी। तो वो इसलिए ताकि हम समझ पाएँ कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री है और एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है उसके बीच में डिफरेंस होता क्या है। क्योंकि बहुत सारी कंट्री है ना, या फिर बहुत सारे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऐसे हैं जिसमें हम डिफरेंस नहीं कर पाते हैं कि ये डेमोक्रेसी वाला गवर्नमेंट है या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है या नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। तो एटलीस्ट इस चैप्टर में ना हम डेमोक्रेटिक के फीचर्स, डेमोक्रेसी के फीचर्स पढ़ेंगे, जिससे हम ना ईजिली डिफाइन कर पाएंगे, ईजिली डिस्टिंग्विश कर पाएंगे किसके बीच में, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के बीच में और एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री के बीच में। ठीक है। तो डेमोक्रेसी क्या है, एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें जो रूलर्स हैं ना वो पीपल्स के थ्रू इलेक्ट किए जाते हैं। ऐसे पीपल्स जितने भी रूलर्स हैं वो किसके थ्रू इलेक्ट किए जाएंगे, पीपल के। मतलब लोग ही चुनते हैं कि किसको हमें लीडर बनाना है, किसको अपना नेता बनाना है। और इसी से ना क्या होता है कि हमारे जो डिसीजंस हैं वो कौन बनाया जाता है, रिप्रेजेंटेटिव्स। ऐसे प्रतिनिधि चूज करते हैं, ऐसे बनाते हैं जो कि किसके द्वारा चुने गए हों, सिटीजन्स, नागरिक के द्वारा चुने गए हों। और रिस्पेक्टिंग इक्वालिटी, फ्रीडम, सबके लिए इक्वल डिसीजंस लेना। ऐसा नहीं कि हाँ किसी भी कम्युनिटी को वो ज़्यादा मान दे या फिर किसी भी पर्सन को ज़्यादा मान दे, किसी भी इंडिविजुअल को। तो ऐसा कुछ नहीं है। सबके लिए जो लॉज एंड रेगुलेशंस है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, सबके लिए वो इक्वल बनाए, डिसीजंस लें इक्वालिटी का ध्यान रखते हुए, फ्रीडम का ध्यान रखते हुए और जस्टिस का ध्यान रखते हुए। ठीक है। तो यहाँ पे एक हमारी डिफिनीशन भी आ जाती है। की फ्रेज है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। इसको किसने कहा था, ये कहा था हमारे अब्राहम लिंकन जी ने। और अब्राहम लिंकन थे कौन, तो ये थे अमेरिका के राष्ट्रपति जी, यानी प्रेसिडेंट थे। और उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए। मतलब डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट एक ऐसी पीपल जो किसकी हो, पीपल्स की ही हो। और किसके द्वारा हो, पीपल के द्वारा हो। और किसके लिए हो, तो पीपल के लिए ही हो। मतलब कुल मिला के जो सेंटर ऑफ चीज़ें हैं, जिनके सेंटर में सारी चीज़ें रिवॉल्व कर रही हैं, वो कौन है, लोग हैं। ठीक है, लोग, वही सारे लोग। ठीक है, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं और आगे बात करेंगे। और इन लोगों के बारे में क्या कि इनकी वजह से जो हमारी कंट्री है वो डेमोक्रेटिक बन गई। और बहुत सारी कंट्रीज़ क्या हैं, अभी भी नॉन डेमोक्रेटिक हैं, लेकिन हमको लगता है कि वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। जैसे कि यहाँ पे क्या है ना, अगर हमें पहचानना है तो पहले पहचानने के लिए हमें इसके फीचर्स जानने पड़ेंगे। पहला फीचर ये है कि मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स। जितने भी हमारे मेजर डिसीजंस हैं या बड़े बड़े डिसीजंस हैं ना, वो उनके थ्रू लिए जाते हैं। तो ये हमारे लिए जाते हैं इलेक्टेड पीपल्स के थ्रू। ठीक है, जिनको हम चुन के भेजेंगे, वही जिनको हम इलेक्ट करके भेजेंगे वही हमारे लिए क्या बनाएंगे, रूल्स को बनाएंगे। ठीक है, कोई अदर नहीं बनाएगा। जो भी रूल्स बनाए जाएंगे वो सिर्फ इलेक्टेड लीडर ही बनाएंगे। अब हुआ क्या ना, इसको हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि एक बार पाकिस्तान में हुआ क्या था, एक जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे। ये मिलिट्री कूप, मतलब एक जो मिलिट्री होती है ना हमारी, उसकी हेड थे ये। ठीक है, और मिलिट्री टुकड़ी जो होती है, कूप थे, उसके ये हेड थे। और इन्होंने किया क्या ना, एक्चुअल में एक रेफरेंडम लेके आए ये। और रेफरेंडम में लिखा क्या था कि हाँ कितने साल का है ये, जो हमारा जो कार्यकाल है ना, इसको 5 साल तक के लिए बढ़ा देना चाहिए, 5 ईयर्स के लिए एक्सटेंड कर देना चाहिए। तो उसका यस या नो, रेफरेंडम एक्चुअल होता है क्या है ना कि उसमें पूछा जाता है कि यस या नो, ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इंडिया में भी ये काम होता है। जो लास्ट काम हुआ था वो सिक्किम में हुआ था 1975 में, लेकिन उसके बाद ये रेफरेंडम कभी लाया नहीं गया। तो यहाँ पे ये पाकिस्तान में क्या किया गया ना, जो 99 में क्या किया गया, एक रेफरेंडम लाया गया, यस और नो पूछा गया। तो उसमें बहुत सारी मैला प्रैक्टिसेस की गई। ठीक है, मैला प्रैक्टिसेस होती क्या है, तो बुरी तरकीबें निकाली गई। ठीक है, जिसके थ्रू क्या किया गया कि इसमें यस वाला रिप्लाई आया, 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया। उसके बाद इन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क ले आया। उस लीगल फ्रेमवर्क के थ्रू डिक्लेयर कर दिया कि भाई अब जो भी नेशनल असेंबलीज वगैरह है ना, उसको प्रेसिडेंट कभी भी डिसमिस कर सकता है। लीगल फ्रेमवर्क एक ऐसा कानूनी कागज है जिसको ले आने के बाद क्या होता है ना, वो डिसीजन होता है कि हाँ ये काम करना है लोगों को, तरीके से रूल्स और लॉ बना दिया जाता है कंट्री के लिए। तो अब जो पीपल है ना, वहाँ पे रेगुलर इलेक्शन तो हो रहा है, लेकिन जो लोग हैं ना, जो इलेक्टेड होके आ भी रहे हैं, वो रूल्स अपने हिसाब से नहीं ले पा रहे हैं डिसीजन। क्यों नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर एक इंसान बैठा हुआ है जो है क्या है, प्रेसिडेंट है। और वो कभी भी उनको डिसमिस कर सकता है। तो लोगों से ज़्यादा डर तो उनको किसका है, प्रेसिडेंट का है। और जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रहा है वो कौन बना रहा है, प्रेसिडेंट बना रहा है। तो दैट्स मीन कि यहाँ पे क्या है ना, ये कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं थी। हालांकि आज की बात करें तो 2008 के बाद से ना जो पाकिस्तान है, अब वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में आने लगा है। ऐसा माना जाता है कि अब यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन भाई वो तो बस माना ही जाता है, मेरे हिसाब से बस माना ही जा रहा है। लेकिन अभी तो पाकिस्तान की हालत कहते हैं कि वो एक
डेमोक्रेटिक कंट्री है। फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन, दूसरा फीचर की बात करें तो यहाँ पे कंट्री में क्या होना चाहिए ना, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन्स होने चाहिए। जैसे कि क्या होना चाहिए कि हाँ, जो लोग हैं ना वो एकदम फ्री होने चाहिए, किसको वोट देना है किसको नहीं देना है ये उनका डिसीजन होना चाहिए। जैसे तुम्हारा एक मैक्सिको है ना, तो वहाँ पे एक पार्टी है PRI, जब भी वो उसको जीतना होता है ना, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि इलेक्शंस फ्री नहीं होते। मतलब वहाँ के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके ऊपर प्रेशर्स बनाया जाता है, उनको टेरराइज किया जाता है कि आप क्या करो ना कि ये हमारी पार्टी को वोट दिलाओ। और इवन उनके जो वहाँ पे जो गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं, वहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं, उनके पेरेंट्स में भी ये प्रेशर बनाया जाता है कि जब भी इलेक्शंस होंगे ना तो आप हमें वोट करो। तो क्या इसमें फ्री हैं लोग? नहीं, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उन्हीं को करेंगे। ये लोग मीडिया वगैरह भी वहाँ की क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो इस वजह से ना यहाँ पर बड़ी दिक्कत हो जाती है और फ्री कॉम्पिटिशन नहीं देखने को मिल पाता था कहाँ पे, मैक्सिको में। और वही बात करें चाइना की, तो चाइना में भी क्या है, एक ही पार्टी है, ठीक, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। और यही बार बार क्या करती है ना, वहाँ पे जितने भी वहाँ पे नेशनल पीपल्स कांग्रेस ये है ना, वहाँ की पार्लियामेंट, उसमें ये लोग सिर्फ एक ही पार्टी रहती है, कम्युनिस्ट पार्टी। मतलब अगर किसी को एक ही थॉट है, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, अगर आपको इलेक्शन करना भी है तो इन्हीं वाले बंदे में से क्या करना है आपको, चुनना है, इन्हीं के बंदों में से चुनना है आपको, ठीक है। और यहाँ पे तो ये फेयर कंपटीशन हुआ भी नहीं, क्योंकि फेयर कंपटीशन वो होता है जिसमें 50% जीतने के चांसेस हों और वहीं 50% हारने के चांसेस हों। लेकिन यहाँ इसके पास तो क्या होते हैं, 100% विनिंग के चांसेस है। मतलब अगर देखा जाए तो सिर्फ इसकी कुछ एलाइड पार्टीज़ है, मतलब 8 छोटी छोटी पार्टीज़ हैं जो इसके साथ मिली हुई हैं। और अगर इंसान को चुनाव लड़ना है तो कोई अपनी पार्टी या फिर कोई ऐसा नहीं कर सकता है, वो यहाँ पे सिर्फ इन्हीं पार्टीज़ में क्या करेगा, जाएगा और जीतेगा, ठीक है। तो ये हो गया क्या, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी हो गई। तो यहीं पे ये खाली एक ही पार्टी सिस्टम की वजह से यहाँ पे फेयर जो चांसेस है ना वो रहते नहीं है। दैट्स वाई एक ये कह सकते हैं कि अनडेमोक्रेटिक कंट्री है। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, ठीक है। फ्री का एग्जांपल दिया मैक्सिको वाला और फेयर वाला एग्जांपल दिया आपको चाइना वाला, ठीक है। यहाँ पे आप चाहो तो मैक्सिको ऐड कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। और अब आते हैं हम 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू के बारे में। हम जब चैप्टर्स पढ़ रहे हैं ना, तो हमें यहाँ पे खतरनाक एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है और पता चल रहा है कि वाह, हम तो अच्छा हुआ हम इंडिया में हैं, वरना पता ही नहीं हमारा क्या होता। जैसे अभी हम देख लेते हैं, एवरी एडल्ट सिटीजन हैज़ एन इक्वल राइट टू वोट इंश्योरिंग पॉलिटिकल इक्वालिटी, ठीक है। तो सभी जितने भी सिटीजन्स हैं, अगर वो आप किसी कंट्री में रह रहे हो तो वहाँ पर उनको सबको इक्वल राइट्स मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ कंट्रीज़ में नहीं होता है। ये जो काम होता है ना, उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। मतलब जितने भी एडल्ट लोग हैं ना, उनको वोट करने का राइट होना चाहिए और उनकी जो वोट की वैल्यू है ना, 1 पर्सन 1 वोट होनी चाहिए। एक लोग हैं तो इनके पास एक ही वैल्यू होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी तुम ना, पता है, स्ट्रेंज केस वाली बात तो अब मज़े वाली पड़ोगे कि क्या है ना, कि जैसे कि हमारा एक सऊदी अरबिया कंट्री हो गया। तो यहाँ पे सऊदी अरबिया में होता क्या था ना, कि 2015 तक वीमेन वोट नहीं करती थी। मतलब देश की सिर्फ आधी 50% पॉपुलेशन ही क्या करती थी, वोट करती थी। और 50% पॉपुलेशन तो वोट करती ही नहीं थी। मतलब एक अगर मोटा मोटा हिसाब लें तो जो मेल्स एंड फीमेल्स का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 5% का होगा, ठीक है, 50% का ही होगा। तो दैट्स वाई यहाँ पे क्या हो सकता है ना, कि एक तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पे 1/2 का जो है ना वो पार्टिसिपेट कर ही नहीं रही है कंट्री की उसमें व्यवस्था में। तो यहाँ पे क्या है, ये भी एक तरीके से कह सकते हैं कि 2015 तक तब तक यहाँ पर वोट का राइटिंग नहीं था, वोटिंग राइट नहीं था फीमेल्स का तब तक क्या है, ये यहाँ नहीं था। अब भाई इस तरीके से एस्टोनिया ना और फिजी नाम की 2 कंट्री हैं। यहाँ पे आप उसका भी एग्जाम्पल ऐड कर लेना, मैं आपको कहानी बता दे रही हूँ उसकी। एस्टोनिया में भी क्या है, जो रशियन है ना, रशियन माइनॉरिटी के लोग हैं, उनकी क्या कहते हैं, जो वोटिंग वैल्यू है वो इनसे कम होती थी। वहीं फिजी की भी बात करें ना, तो इंडियन फिजी की बात जो होते हैं, इंडियन फिजी से उनकी वोट की वैल्यू कम होती थी, ठीक है। तो ये क्या है भाई, आधी आधी वोट की वैल्यू होती थी। मतलब एस्टोनिया की अगर आप हो और वहाँ के लोगों को वोट कर रहे हो तो ठीक है। अगर आप रशियन माइनॉरिटी के हो तो आपकी वोट की वैल्यू कम है। अगर आप फिजी के हो तो ठीक है, आपकी पूरी वोट की वैल्यू है। अगर आप इंडियन फिजी हो तो आपकी वोट की वैल्यू 0.5 होगी, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा कि भाई इलेक्शन हो रहा है, लोग वोट कर रहे हैं, लेकिन ये इक्वालिटी कहाँ है और 1 पर्सन 1 वोट वैल्यू कहाँ है, वो कोई वैल्यू नहीं है वहाँ की, ठीक है। तो दैट्स वाई ये क्या था, एक 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू वाली चीज़ें होनी चाहिए। अगर एक कंट्री को आप डेमोक्रेटिक देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ऐड भी कर सकते हैं एस्टोनिया और फिजी का एग्जाम्पल कर सकते हैं, क्या कर लीजिएगा, ठीक है। आपको आगे पढ़ना है एग्ज़ाम में, इसको लीव नहीं करना है। और यहाँ पे आप मैक्सिको को जोड़ लीजिएगा।
आपको स्टोरी तो पता चली गई है। वेल एक बार ब्रीफ में जो होगा ना वो मैं आपको एक बार चैप्टर पढ़ा दूंगी। ये हम लोग एक ओवरव्यू पढ़ रहे हैं। रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। अब ऐसा नहीं कि लीडर बन गए हैं जो तो वो फिर बने रह जाएं और कभी अपनी कुर्सी छोड़े ही ना। तो उनको भी क्या करना चाहिए ना, रूलर जो हो ना हमारे, वो भी क्या करें, लॉ की रिस्पेक्ट करें और राइट्स की बात करें। जैसे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है विद इन लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन्स राइट। तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ना, तो ऐसी लिमिट सेट कर लें जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन्स राइट के बारे में। एक ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्री जिसमें जितनी भी लिमिट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब अगर रूलर है तो वो किसके अकॉर्डिंग वर्क करे, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, जो हमारी रूल बुक में लिखा हो। ऐसा नहीं है अपने मन मर्जी से मुताबिक जितने भी टाइम चाह रहे हो आप बने हुए हो, कोई मतलब नहीं है। तो इसी वजह से क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का वो करना चाहिए। जैसे एक जिम्बाब्वे में थे ना प्रेसिडेंट, रॉबर्ट मुगाबे नाम था इनका। और ये रॉबर्ट मुगाबे जी किए गया ना कि जब से इनको इंडिपेंडेंस मिला तब से इन्होंने गवर्नमेंट के जितने भी थे ना लोगों के रूल्स एंड रेगुलेशन, मतलब भाई साहब ये आ गए तो इन्होंने मीडिया कंट्रोल कर लिया। सबसे पहले इनके बारे में अच्छी अच्छी जानकारी दिखाई जाने लगी, मीडिया कंट्रोल कर लिया। इनके अगेंस्ट में ना, इनके अगेंस्ट में या इनके अपोजिशन की जो पार्टी थी उसको भी एकदम रिप्रेस कर दिया, दबा के रखा। कोई भी इनके खिलाफ कोई भी प्रोटेस्ट करता था तो इनको प्रोटेस्ट नहीं करने देते थे। ओवरऑल मतलब लोगों को इतना दबा दिया था ना कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री, मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि सारी चीज़ें थी इसके पास में, सारे डेमोक्रेटिक वाले काम हो गए। लेकिन जैसे ही ये इलेक्शन, मतलब जैसे ही ये बने रॉबर्ट मुगाबे, वैसे ही इन्होंने क्या कर दिया ना, इन्होंने एकदम कंट्री की हालत ख़राब कर दी। फाइनली ने 2017 में ना अपनी जगह छोड़ के जाना ही पड़ा। तो जितने भी पीपल्स के राइट थे इन्होंने वायलेट कर दिया, उनका उल्लंघन कर दिया, जितने भी कानून थे उनको तोड़ दिया। इसी वजह से क्या हो गया ना कि सारी चीज़ें छोड़ने के साथ साथ इन्होंने डेमोक्रेसी को भी जिम्बाब्वे से क्या करवा दिया, हटा दिया। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया कि जब रूलर्स आए ना तो उसके बाद वो किसके अकॉर्डिंग काम करें, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग करें। तो ये हमारे क्या थे, 4 फीचर्स थे किसके, डेमोक्रेसी के, कि हमें कैसे जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री होती है। वाई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की एग्जाम्पल्स क्या क्या है, एडवांटेज क्या है, फ़ायदे क्या क्या है। प्रमोट्स इक्वालिटी एंड जस्टिस, तो ये इक्वालिटी और जस्टिस को प्रमोट करते हैं कि भाई सबके बीच में क्या बनी रहे, समानता बनी रहे, सब न्याय के साथ रहे, सबके साथ जस्टिस हो। इंश्योर्स फ्रीडम एंड इंडिविजुअल्स राइट, लोगों के फ्रीडम, न्याय की बात करते हैं। और जो एक इंडिविजुअल क्या होता है ना, एक सिंगल जो पर्सन होता है उसको हम लोग इंडिविजुअल कहते हैं। सिंगल पर्सन मतलब कि अकेला जो इंसान है, जैसे मैं भी क्या हूँ, एक इंडिविजुअल हूँ, मेरी अकेले की जो चीज़ है वो वाला सिंगल नहीं। तो यहाँ पे क्या है, एंड इंडिविजुअल राइट्स, तो ये हमारे जो राइट्स की बात हो रही है ये इसको इंश्योर करता है। ठीक है, मेरे क्या राइट्स हैं, मेरे क्या हक हैं उसके बारे में। कंट्री के लेवल पे, घर के लेवल पे नहीं, घर के लेवल पे नहीं पता मुझे। इनकरेज बेटर डिसीजन मेकिंग थ्रू डिस्कशन, ठीक है। तो डेमोक्रेसी से होता क्या है ना कि बहुत सारे लोग यहाँ बैठे होते हैं और फिर वो डिसीजंस लेते हैं। तो इससे क्या होता है ना, क्वालिटी होती है जो डिसीजन बनाने की वो सही हो जाती है। पूरी की पूरी जो क्वालिटी है ना ये सही हो जाती है, सही निकल के आती है। होता क्या है कि जैसे अगर कुछ चीज़ें हैं, ये हमारी कम्युनिटी का है रिप्रेजेंटेटिव और कुछ रूल्स बना रहा है, तो पता चला ये वाली कम्युनिटी का मुंह टेढ़ा हो जा रहा है, तो इसके मन की भी करेगा, ये अपनी तरफ से बोलेगा। फाइनली एक ऐसा डिसीजन बन के आएगा ना जो बहुत ही क्या होगा, अच्छा होगा। ठीक है, बेटर डिसीजन होगा। मतलब ये अकेले का ले लेता तो बाकी इन तीनों की तो नैया डूब जाती। तो इन लोगों की नैया बचाने के लिए क्या किया गया ना, डेमोक्रेसी ले आएगी और एक तरीके से अच्छे डिसीजन डिस्कशन के थ्रू एक डिसीजन लिया जाता है, जिससे डिसीजन की जो क्वालिटी रहती है वो काफ़ी अच्छी रहती है। प्रिवेंट्स कॉन्फ्लिक्ट बाय गिविंग एवरीवन अ वॉइस, और फिर वही एग्जांपल पे आ जाते हैं कि अगर सबके पास, सब लोग बोल रहे हैं, सबके पास वॉइस है, तो कभी क्या होती है, जो लड़ाई की चांसेस है ना वो कम हो जाती हैं। ठीक है, बार बार तो मैं इन लोगों को बना दे रही हूँ चंगू मंगू, पता नहीं क्यों मुझे बनाना बड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है, लेकिन आप लोग पढ़िए, ध्यान दीजिए कि ये दोनों है और एक ये कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला भी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपस में कम्युनिटी को क्या कर रहा है ना, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और एक तरीके से कह सकते हो कि अगर ये भी बोल रहा है ये भी बोल रहा है, दोनों को ये राइट्स हैं, तो ये दोनों आपस में नहीं झगड़ेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं ना, लड़ाई झगड़ा या फिर संघर्ष जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। ठीक है, होल्ड्स रूलर्स अकाउंटेबल टू द पीपल, लोग अकाउंटेबल होते हैं पीपल्स के थ्रू। अब अकाउंटेबिलिटी का एक एग्जांपल है कि चाइना की फेमाइन। ठीक है,
चाइना में फेमाइन आती है। फेमाइन क्या, अकाल पड़ता है, और चाइना के साथ साथ ना इंडिया में पड़ता है। लेकिन चाइना में ना वही 3 करोड़ लोग मर जाते हैं। और मर क्यों जाते हैं ना, क्योंकि उतनी अकाउंटेबल नहीं होती है, रिस्पॉन्सिबल नहीं होती गवर्नमेंट के लोगों के लिए कि क्या हो रहा है उनके साथ में, क्या नहीं हो रहा है। क्योंकि भाई उनको पता है कि अगले साल भी उन्हीं को जीतना है, एक ही पार्टी है। और लेकिन भाई इंडिया है ना, इंडियन गवर्नमेंट जो है उसने क्या किया ना, अकाउंटेबल गवर्नमेंट थी, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट थी। उसने तुरंत ही फूड सिक्योरिटीज़ के थ्रू क्या किया ना, अपना जो है संपर्क वो इस्टेब्लिश किया और लोगों को मरने से बचाया। काफ़ी सारे एक्शंस लिए, जिससे कि इंडिया तो उतना ज़्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिला, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट कैसी थी, एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट थी। और वहीं देखा जाए तो चाइना में तो कितने लोग मर गए बेचारे, 3 करोड़ लोग मर गए, और कोई खबर लेने वाला उन लोग की नहीं था। दैट्स वाई अच्छा होता है डेमोक्रेसी कभी कभी। कभी कभी क्या, ऑलमोस्ट मैंने ये बताया है कि बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। हम लोग लकीली एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जैसी कंट्री में है जहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। लिमिटेशन ऑफ डेमोक्रेसी के भाई जहाँ फ़ायदे हैं वहाँ नुकसान तो है ही। कुछ डेमोक्रेसी की क्या है ना, हमारे पास एक कह सकते हो कि लिमिटेशंस हैं। पहली बात, जो डेमोक्रेसी है ना उसमें जो डिसीज़न है ना लिया जाता है उसको, वो काफ़ी स्लो होता है। 4 लोग बात कर रहे हैं बैठ के, तो उसके बाद वो जो डिसीज़न है वो काफ़ी स्लो मेकिंग होता है। फिर दूसरा आता है कि इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड पावर इन इलेक्शंस। तो इलेक्शन में ना आजकल वही लोग चल रहे हैं, उन्हीं लोग की बढ़िया बन रही है जिनके पास पावर है और पैसा है। खाली वही लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्शंस में आ पा रहे हैं। बहुत सारा पैसा खर्चा करने के बाद ही क्या होगा, पैसे खर्च करने के बाद ही यहाँ पर लोगों के पास जो है वो इलेक्शन वो जीत पाते हैं। रिस्क ऑफ मेजॉरिटी ओवर पावरिंग माइनॉरिटीज़। तो यहाँ पे ऐसा भी होता है ना, क्योंकि हमारे पास तो इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस में वोटिंग होती है। वोटिंग में क्या होता है कि हमारे पास एक ऐसा होता है जो कि मेजॉरिटी होती है, और जिसके पास मतलब जो भी रहती है सरकार ना, वो हमेशा मेजॉरिटी को लेके ही, क्योंकि उसको मेजॉरिटी का वोट चाहिए होता है, तो मेजॉरिटी को ही लेके वो पॉलिसीज़ बनाती है और ज़्यादा काम मेजॉरिटी के लिए ही करती है, ऐसा माना जाता है। हालांकि उसको काम दोनों के लिए करना चाहिए, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के लिए। लेकिन होता क्या है ना कि रिस्क रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेजॉरिटी के जो फेवर में है इतना ज़्यादा फेवर हो जाए कि मेजॉरिटी रूल करने लग जाए। ठीक है। रिक्वायर्स इन्फॉर्म्ड एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। और इसे क्या चाहिए ना कि ऐसे सिटीजन्स चाहिए जो कि रिक्वायर्ड हो, मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि इन्फॉर्म्ड हो और रिस्पॉन्सिबल हो। लोगों को पता रहे कि हमारे लिए कैसी गवर्नमेंट जो है ना वो अच्छी है और कैसी गवर्नमेंट क्या है ना वो खराब है। ठीक है, ये लोगों को पता होना चाहिए। अब जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं होगा, रिस्पॉन्सिबल ही नहीं होगा एक तरीके से, कुछ लोग तो वोट ही नहीं देने जाते हैं, उन्हें लगता है कि वोट ही नहीं देना चाहिए। कुछ लोग को समझ ही नहीं होती कि किसको वोट देना चाहिए। वो ज़्यादा अल्योरिंग, मतलब जो उनको फैसिनेट करती है, मोहित करने वाली पॉलिसीज़ होती है, उनको वोट करते हैं। तो ऐसा होना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन यहाँ पर होता यही है। तो ऐसे भी चाहते हैं चीज़ें कि हम भाई पढ़े लिखे लोग क्या करें, वो वोट करें और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ही वोट करें। हालांकि आगे हम बात करते हैं ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी की, कि डेमोक्रेसी कहाँ कहाँ होती है। तो ऐसा नहीं है सिर्फ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाने में ही डेमोक्रेसी की क्या है जो है वो चीज़ें हैं, वो हमें ब्रॉडर लेवल पे देखने को मिल जाती हैं। स्कूल में, फैमिली में, अपनी कम्युनिटी में, सोसाइटी में, तो हर जगह क्या है ना हमें एक तरीके से देखने को मिल जाती है डेमोक्रेसी। मतलब डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या है कि एवरीडे लाइफ में भी, जैसे डेमोक्रेसी एक्सटेंड्स टू फैमिलीज़ में कोई डिसीजन चल रहा है, तो अगर एक लोग डिसीजन लेंगे तो वो बाकी सबके लिए हो सकता है ख़राब हो जाए। तो सब लोगों को क्या करना चाहिए, मिल के डिसीजन लेना चाहिए। अगर आपकी पापा बैठे हुए हैं, आपकी मम्मा बैठी हुई हैं, आपकी दादी बैठी हुई हैं, आप बैठे हुए हो, तो आपको क्या होना चाहिए ना, सबको मिल के डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन ऐसा ना हम घर पे प्रैक्टिकल ना करें, आपको दिक्कत हो सकती है। फिलहाल डेमोक्रेसी की बात करें तो हाँ, डेमोक्रेसी में सबको क्या करना है, मिल के ही डिसीजन लेना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, डेमोक्रेटिक वैल्यू इन एवरीडे लाइफ। वहीं वर्क प्लेसेस, स्कूल्स वगैरह में भी है कि टीचर्स को भी जो बच्चों से है वो मिलजुल के ये पता करना चाहिए कि कौन सा पढ़ना चाहिए कौन सा नहीं। हालांकि कुछ डिसीजंस जो है ना वो तो ज़रूरी होते हैं भाई, तो वो तो खुद ही बनाने पड़ते हैं। मैं भी एक टीचर हूँ तो मैं भी ये कहूँगी कि क्या कहते हैं, हम जो डिसीजंस हैं वो सबको मिलजुल कर लेने चाहिए। लेकिन कुछ जो डिसीजंस हैं जो फेवर में है, जो दूसरों के वेलफेयर के लिए, उससे अपने से भी कहना चाहिए, करना चाहिए। तो ये स्कूल्स हो गए, वर्क प्लेसेस हो गए और कम्युनिटीज़ हो गई, जितनी भी चीज़ें अगर लोग आपस में मिलजुल के बात करते रहेंगे ना, एक दूसरे को राय मशवरा देते रहेंगे, तो फिर क्या होगा ना, उससे अच्छी तरीके से जो ग्रोथ होगी, सबकी ग्रोथ होगी।
तो डिस्कशन भी अच्छे से होंगे, सब एक दूसरे को रिस्पेक्ट करेंगे, सबके पास अपनी अपनी इज्जत होगी। अभी भी होती है, मतलब एक कहने का मतलब है कि सब लोग आपस में सबकी रिस्पेक्ट रहेगी, ठीक है। डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी। और ग्लोबल डेमोक्रेसी की बात करें तो जैसे कि रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी बिटवीन नेशंस के बीच में जो इनइक्वालिटी है, फेयरनेस हो गया, इंटरनेशनल रिलेशंस हो गए, एड्रेसिंग ग्लोबल इश्यूज कलेक्टिवली। जैसे कि हमारा एक इन्वायरमेंट का एग्जांपल ले लो, इन्वायरमेंट जो है ना वो हार्म होगा तो क्या करेगा, किसी एक को हार्म करेगा क्या, नहीं, पूरे वर्ल्ड को हार्म करेगा। और वहाँ पे क्या है ना कि जो जितने भी ग्लोबल इश्यूज़ हैं इनको ना कलेक्टिवली हैंडल करना। तो बहुत सारी कंट्रीज़ जो है ना वो यहाँ पर आती हैं और क्या करती हैं, तो मिल के ये फैसला लेती हैं कि हमें क्या करना चाहिए ना, ऐसे ये हमारे लिए एजेंडा है, यानी फिर ये हमारे लिए वर्क है कि हम इसको इतने ईयर तक क्या करेंगे ना। एजेंडा 21 वगैरह कुछ चीज़ें ऐसी आई हैं कि हम इतनी ईयर तक इस चीज़ को कॉम्बैट कर लेंगे, ख़त्म कर देंगे, एंडिंग पे ले आ देंगे। तो इस तरीके से जो है ना वो लेवल भी है डेमोक्रेसी का, मतलब एक छोटे लेवल से लेके बहुत छोटे लेवल तक लेके बहुत बड़े लेवल तक क्या है ना डेमोक्रेसी है। तो हर जगह डेमोक्रेसी हमें देखने को मिल जाती है, बट जनरली इट इज़ द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट जिसे हम जानते हैं। आई होप ये सारे चैप्टर्स पढ़ने के बाद, ये सारे फीचर्स पढ़ने के बाद आप लोग एक डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में ईजिली डिस्टिंग्विश कर पाओगे। और इसी के साथ बाय। और इसके जो ना अलग अलग चीज चैप्टर्स के जो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन होगा वो अलग से वीडियो में हो जाएगा। और जो इसके सॉल्यूशंस हैं, मतलब एनसीईआरटी के आपके सॉल्यूशंस हैं, वो भी अलग वीडियो में आपको मिल जाएंगे। आपको जो बचा तो नहीं बताने के लिए, ठीक है, बाय बाय।